सभी को नमस्कार। सारे लोग अच्छे होंगे, ईश्वर से प्रार्थना है। पिछले लेक्चर्स में जो लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, 1/ρ, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, यहाँ तक लेक्चर्स जा चुके हैं आपके। इसके बाद आज के जो नए लेक्चर्स होंगे आगे उसी के, तो पहला है विशिष्ट चालकता, एवं धारा घनत्व में संबंध, ये पहला लिखना है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पीछे हमने बताया है विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, और चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध ρ इक्वल टू होता है E/J। विशिष्ट प्रतिरोध ρ इक्वल टू E/J, इसलिए सिग्मा 1/E/J या J/E सिग्मा मल्टीप्लाई बाई E इक्वल टू J। ये है आपका विशिष्ट चालकता सिग्मा और धारा घनत्व J में संबंध। इसको कभी कभी ये भी कहा करते हैं विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध तो हो ही गया, या फिर वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व में संबंध, वैद्युत क्षेत्र या फिर धारा घनत्व में संबंध। तो ये पहला आर्टिकल है आज का, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। चूंकि विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू 1/ρ और चूंकि ρ बराबर होता है E/J, इसलिए सिग्मा 1/E/J J/E सिग्मा मल्टीप्लाई बाई E इक्वल टू J। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण, इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, और आर्टिकल है आपका अपवाह वेग सिद्धांत। अपवाह वेग या अनुगमन वेग सिद्धांत से ओम के नियम की उत्पत्ति। बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे अच्छा आर्टिकल इस लेसन का है अपवाह वेग सिद्धांत से ओम के नियम की व्युत्पत्ति, और ये परीक्षा दृष्टि से भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। परीक्षा में अक्सर एक साल या एक साल छोड़ करके मोस्टली देखा गया है कि ये क्वेश्चंस पेपर में होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, सिलेबस भी कम हुआ लेकिन ये नहीं है, ये नहीं हटाया गया है। तो सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन देखते हैं। ओम के नियम की उत्पत्ति अपवाह वेग या अनुगमन वेग सिद्धांत से। कभी कभी इसे कहा करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल सिद्धांत से। मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो सिद्धांत है, ये नाम अलग अलग है, मतलब वही है। चाहे अनुगमन वेग कहिए या अपवाह वेग कहिए या मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहिए। ओम का नियम पीछे पढ़ चुके हैं, V प्रोपोर्शनल I या V इक्वल टू IR या V/I इक्वल टू R। ये ओम का नियम है, V और I का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे आपको सिद्ध करना है अनुगमन वेग सिद्धांत से। इसे किस वेग सिद्धांत से? अनुगमन वेग सिद्धांत से सिद्ध करना है। V/I इक्वल टू एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को वैद्युत प्रतिरोध भी कहा जाता है। समझिएगा ध्यान से। यदि किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों का बीच का विभवांतर हो जाता है V।
धारा I प्रवाहित की जाए तो विभवांतर होता है सिरों के बीच का V। यदि तार की लंबाई स्मॉल l हो, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A हो, तार का अनुगमन वेग Vb हो और तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, ठीक है, तो I इक्वल टू वैद्युत धारा इक्वल टू NEAVD, ये समीकरण नंबर 1 और ये पहले सिद्ध किया जा चुका है, इसको हम पहले सिद्ध करवा चुके हैं। I इक्वल टू NEAVD, ये अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच का संबंध सूत्र है, ध्यान से समझिएगा। तो ये पहला इक्वेशन है I इक्वल टू NEAVD। I है वैद्युत धारा चालक में बहने वाली, N है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल और VD है आपका अनुगमन वेग। यदि वैद्युत क्षेत्र E हो तो पीछे हमने बताया है E इक्वल टू होता है V/L, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर का ये संबंध है। और पीछे एक सूत्र पढ़ चुके हैं E इक्वल टू F/Q। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा स्मॉल e, कैपिटल E, तो कैपिटल E इक्वल टू F। यहाँ से आपका F इक्वल टू क्या आएगा, स्मॉल e कैपिटल E, और चूंकि कैपिटल E की वैल्यू है ऊपर EV/L, तो F इक्वल टू आ गया आपका EV/L। और चूंकि F बराबर होता है MA, देन A इक्वल टू F/M। मैथमेटिकल स्टेप सीधे बता रहे हैं, बीच में लैंग्वेज कम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब नोट्स बनाएंगे तो जो हम इमेज भेजेंगे उसमें पूरी लैंग्वेज आपकी पढ़ी होगी। यहाँ पर मैथमेटिकल बता रहे हैं डायरेक्ट सीधे, ताकि समझ में आसानी से आए। पहले आपको ये समीकरण लिखनी है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध सूत्र, फिर चूंकि E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता V/L, F बराबर E इंटू E वैल्यू रख दिया, F बराबर MA, तो यहाँ से A बराबर आ गया आपका F/M, F बराबर MA से A बराबर F/M, और F की वैल्यू आपने रख दिया EV/L, और ये है आपका स्मॉल। आप जरा से थ्योरी सुनिएगा। चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल सिद्धांत से मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की किसी धनायन से हुई टक्कर के बाद उसका वेग वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। ध्यान सुनिएगा, जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायन से टकराता है तो उसका वेग वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। यदि दो टक्करों के बीच का औसत समयांतराल, जिसे श्रांति काल कहते हैं, टाउ, यदि दो टक्करों के बीच का औसत समयांतराल टाउ हो, जिसे श्रांति काल कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन पर आरोपित ऊष्मीय वेग U1 हो, तो प्रत्येक टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा U1 प्लस A टाउ1। यही बात मेन है, इसी को समझिएगा। फिर से मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के भीतर उपस्थित धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराता है तो उसका वेग वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। यदि श्रांति काल अर्थात दो टक्करों के बीच का, क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल टाउ हो, तो उसका
ऊष्मीय वेग तो u1 है और इतना वेग और बढ़ जाएगा। तो अब इस समय एक इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो गया, u1 प्लस a टाउ 1। ये बढ़ा हुआ वेग है और ये ऊष्मीय वेग है। इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा u2 प्लस a टाउ 2। तीसरे का हो जाएगा u3 प्लस a टाउ 3 एंड सो ऑन। चूंकि n इलेक्ट्रॉन है तो n का हो जाएगा a टाउ n, a टाउ n। चूंकि n इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं तो a टाउ n। एक इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 प्लस a टाउ 1, दूसरे का ये, तीसरे का ये, जितने भी दिए हैं तो n इलेक्ट्रॉनों के वेग बढ़ करके ये हो जाएंगे। अतः अनुगमन वेग इन सभी का औसत होगा। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग Vd इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1, u2 प्लस a टाउ 2, u3 प्लस a टाउ 3 प्लस एंड सो ऑन, और un प्लस a टाउ n बटे संख्या कितनी है, औसत निकाल रहे हैं, संख्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की n। बढ़िया डेरिवेशंस है, थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन समझिएगा, अच्छा सा लगेगा, समझ में आएगा। कर क्या रहे हैं हम, अनुगमन वेग सिद्धांत से ओम की नियम की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। यहाँ पर पहले स्टेप अलग कर लीजिए, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un और ये बटे n। और जब दूसरे स्टेप को अलग करेंगे तो ये कॉमन मिलेगा, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 प्लस एंड सो ऑन टाउ n और बटे n। एक लॉजिक इस जगह ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, तो ये इतनी चीज शून्य हो जाएगी। क्यों, लॉजिक क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, तो ये शून्य हो गया a, और इन श्रांतिकालों का औसत हो गया टाउ, तो ये आ गया आपका a टाउ Vd। Vd की वैल्यू क्या आ गई, a टाउ, और पीछे क्योंकि वैल्यू हम एक ही निकाल चुके हैं ml, और ये क्या है टाउ, तो Vd इक्वल टू आ गया आपका Ev बटे ml टाउ। ये वैल्यू आई Vd की। इसे ये भी कह सकते हैं कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और चालक सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर में संबंध सूत्र भी। कभी कभी डेरिवेशन यहीं तक आया करता है, पूछते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच का संबंध सूत्र स्थापित कीजिए। अगर ये आता है तो आपका यहीं से खत्म हो जाता है। ओम के नियम की चूंकि व्युत्पत्ति कर रहे हैं हम, तो चूंकि I इक्वल टू समीकरण 1 में लिखा है NeA/Vd, देन NeA और Vd की ये वैल्यू रखिए तो Ev बटे ml और ये टाउ, ये हो गया Ne² A बटे ml टाउ, और ये इधर आपका I है और ये है V, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका क्रॉस यहाँ कीजिए तो ये ml आया, नीचे आ जाएगा Ne² A और टाउ, इधर बचेगा V और इधर बचेगा I। इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो V बटे I आया ml बटे Ne² A टाउ,
अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.0 10⁻³ kg। ये चालक तार की लंबाई है जिसे आप प्रैक्टिकल या प्रयोग के बीच बदल नहीं सकते। तो ये नियत है, ये नियत है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। चूंकि लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल नियत है तो ये संख्या भी क्या है आपकी, नियत है। तो ये नियत हुआ, ये नियत हुआ, ये नियत हुआ, ये नियत हुआ और ये E चूंकि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये भी नियत है तो ये भी नियत है। संख्या नियत है तो टक्करों का जो समयांतराल होगा शांतिकाल वो भी क्या होगा, नियत होगा। अर्थात तात्पर्य यह है कि V/I और इधर जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है, नियत है। तो V/I = क्या है आपका, नियतांक। V/I = नियतांक, यही ओम का नियम है जिसे हम सिद्ध कर रहे थे। तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर 1 2 3 बार प्रैक्टिस की जाती है तो इतना मुश्किल भी नहीं है कि नहीं आए। तो अभ्यास करिए, हमने किया, इमेज भेजेंगे उसको लिखेंगे आप, कहीं पर कोई दिक्कत आती है उसकी कमेंट्स भेजेंगे। 1 2 बार पढ़िए, निश्चित रूप से आएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में जो आपका आएगा लेक्चर्स, वो आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, जैसे संधारित्रों का संयोजन था वैसे प्रतिरोधों का संयोजन है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।